हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक तोहफा, फिजिक्स का तोहफा। बच्चों, PYQs नीट PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट से। फर्स्ट जो यूनिट है आपकी, उससे यूनिट एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आइए बिना देरी किए उनको शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज है और वो एक एरर फ्री है, यानी उसमें जीरो एरर नहीं है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इज 1 mm, इसका पिच दे रखा है बच्चों। पिच कितना दे रखा है? 1 mm दे रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर प्यारे बच्चों कितना है? सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए थिक वायर, यानी मेरे पास एक थिक वायर है, इसका मैं स्क्रू गेज की मदद से इसका डायमीटर मेजर करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो डायमीटर जो आता है वो मेन स्केल में, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर द पिच स्केल रीड्स 1 mm। मीन्स इसका जो प्यारे बच्चों लिस्ट काउंट जो है वो कितना है? 1 mm है। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि वहां सेंटीमीटर में भी दे रखा है। तो 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मीन्स 10 से क्या कर दो, डिवाइड 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोल सकता हूँ? 0.1 सेंटीमीटर। कह रहा है 63 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से वो कोइंसाइड करता है। जैसे हमारा एक ऐसे सर्कुलर स्केल होता है, इसमें बहुत सारी, कितनी सारी लाइंस बता रखी है यहाँ पर? 100 लाइंस है। इसमें कितने प्यारे बच्चों? 100 लाइंस होती है स्क्रू गेज के अंदर। 50 भी हो सकती है, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका लिस्ट काउंट कितना रखना चाहते हो। तो हम यहाँ जैसे 100 डिवीजन हमको बता रखा है कि इसमें 100 डिवीजन है मैक्सिमम, और 100 डिवीजन जो है वो 1 mm के इक्वल है। मीन्स इसका जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट कितना है प्यारे बच्चों? 1/100 कर देना, उतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल coincides with the reference line, the diameter of the wire is। डायमीटर क्या होगा? देखिए इसका इसका डायमीटर क्या होगा बच्चे? मेन स्केल रीडिंग है क्या इसके अंदर? मेन स्केल रीडिंग इसमें द पिच ऑन द 1 mm। अच्छा, पिच दे रखा है, एरर फ्री है। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक द पिच रीड्स 1। हाँ सॉरी, यहाँ देखो, पिच स्केल रीड्स 1 mm। मीन्स मेन स्केल रीडिंग कितनी है प्यारे बच्चों? मेन स्केल रीडिंग जो है 1 mm दे रखी है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है यानी ये जो क्या नाम, पिच जो है वो पिच कितना है बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर। और इसका लिस्ट काउंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, इस पिच में कितने डिविजन्स है? 100। तो ये प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो ऊपर ले जाओ, 0.001 सेंटीमीटर। और अपने को कितने डिविजन्स मिल रहे हैं? कितने डिविजन्स पर वो लाइन मैच कर रही है रेफरेंस लाइन से? 63। तो मैं क्या कह सकता हूं प्यारे बच्चों, जो स्क्रू गेज जो रीडिंग है, स्क्रू गेज रीडिंग, स्क्रू गेज रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चे? लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। यही तो करते हो आप। तो बताइए लिस्ट काउंट कितना है? 0.001 और नंबर ऑफ डिवीजन 63। ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0.63 है, 63 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.063 सेंटीमीटर। ये तो आई स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल की रीडिंग। रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। इन दोनों को क्या कर दे बच्चे? ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.163। किसमें? सेंटीमीटर में। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। समझ गए आप? ये पहला ए जो है
आंसर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीट 2024 के अंदर री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आपसे क्या पूछा गया है, कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है, और वेरीज एच, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी। देखिए बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करें। पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू, एनर्जी की डायमेंशनल इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS होता है। ठीक है, तो आप इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बताइए कितनी होगी, M1 L2 T माइनस 2। ठीक है, RHS में बच्चे क्या है, A एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि नीचे जो कुछ भी है, जैसे यहां पर क्या है अंडर रूट एक्स की डायमेंशनल इक्वेशन वही होगी जो बी की डायमेंशनल इक्वेशन होगी, इन दोनों की सेम होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है, चाहे ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, दोनों ही कंडीशन में दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन और इनकी मैच नहीं करेगी, जरूरी नहीं, मैच कर भी सकती है नहीं भी करे, वो डिपेंड करता है। तो ये जो टोटल है, यानी या तो आप इसको ऐसे लिख दो, ए एक्स स्क्वायर की डायमेंशनल इक्वेशन अपॉन रूट एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशनल इक्वेशन के इक्वल है, M1 L2 T माइनस 2। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, बी के डायमेंशनल इक्वेशन यहां से अपने को, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन बी चाहिए ना अपने को, तो बी की डायमेंशनल इक्वेशन यहां से क्या हो जाएगी बच्चे, जो अक्स की अंडर रूट एक्स की है वो बी की होगी, तो अंडर रूट एक्स यानी L2 पावर हाफ हो सकता है ना, क्यों, x यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की पावर क्या हो जाएगी, यानी लेंथ की पावर 1/2। तो b की डायमेंशनल इक्वेशन तो मेरे पास आ गई। अब a की डायमेंशनल इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हैं। तो a की डायमेंशनल इक्वेशन बच्चे क्या हो जाएगी, देखिए a L2 पावर 2 इज इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा L2 पावर हाफ, ऊपर क्या है M1 L2 T माइनस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा a L2 पावर 2 इज इक्वल टू M1 L2 पावर 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 5/2 T रेस्ट टू पावर माइनस 2। यहाँ से a की डायमेंशनल इक्वेशन पता करना है, L उधर ले जाओ, ये हो जाएगा M1, वैसे L2 आप काट भी सकते थे, यदि काट दोगे तो 1/2 बचेगा, तो L2 पावर 1/2 T माइनस। बताइए बच्चे, a की डायमेंशनल इक्वेशन आ गई मेरे पास, b की आ गई, पूछ रहा किसकी, ये हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर अपॉन बी, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करते ही आ जाएगा M2 L2 पावर 1, हाफ का क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर करते ही, और T रेस्ट टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, हाफ L2 पावर हाफ, ये ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा M2 पावर 2 L2 पावर हाफ T रेस्ट टू पावर माइनस 4। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइएगा, देखो T रेस्ट टू पावर माइनस 4 है, तो ऑब्वियसली A और B तो सही है ही नहीं, तो यहाँ इस दोनों में से C और D में हो सकता है, पर D में L2 पावर 2 है, इसमें L2 पावर हाफ है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, तो आंसर सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो तो बच्चे आप अभी अपनी कॉपी पेन उठाइएगा और उसमें इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बताइए क्या पूछना चाह रहा है हमसे, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फुर्ती से बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है कि मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है बच्चे, तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है तो वो किस प्रकार मेजर करता है आप सभी जानते हैं कि मेरे पास एक स्केल है, जैसे मेन स्केल ये रहा, इसके अंदर ये 0 होता है, यहाँ से ये 1 mm के क्या होते हैं सेक्शंस होते हैं, यहाँ 0.5 mm, ये 1 सेंटीमीटर, इस तरह से चलते रहते हैं। सपोज ये मेरे पास n लाइन्स हैं, n सेक्शंस हैं, जिसकी प्रत्येक की जो डिस्टेंस है वो 0.1 mm है। ठीक है, ये सेक्शन कितना है बच्चे
ये पॉइंट, इसको मैं कितना बोलूंगा, यानी 1 सेंटीमीटर का क्या है ये 10 टाइम्स है, तो 1 सेंटीमीटर का 10 टाइम्स मीन 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो मेरे पास n लाइन्स है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि n mm है। ठीक है, अब क्या करना चाह रहा है, वर्नियर स्केल जो है इसके पैरेलली हम क्या रखते हैं, वर्नियर स्केल। तो ये कह रहा है वर्नियर स्केल को इसके यदि पैरेलल रखा जाए और रखा जाए तो उसका जो लास्ट लाइन जहां से हम क्या करते हैं, यानी जो मैचिंग होती है, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के सामने होती है, रेफरेंस लाइन से जो मैच करता है तभी उसी को तो रीडिंग को लेते हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस वहीं से लेते हैं। तो कह रहा है कि ये वर्नियर स्केल वाली जो लाइन है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, इसका ये दोनों क्या है, ये लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही है। ये नंबर ऑफ लाइन कौन सी है यहाँ पर, ये n+1। ठीक है, उसकी n है, nth लाइन है, और इसकी n+1 लाइन है। समझ रहे हो आप, इसकी nth है, इसकी n+1 है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, if 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 mm, जो हमने यहाँ पर देखा है 0.1 mm, दी वर्नियर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो तो बेटे हम करने की कोशिश करते हैं इसको। तो यानी ये कह रहा है कि ये इतना वाला जो वैल्यू है ये 0.1 सेंटीमीटर मीन्स 1 mm ना होकर कितना बताया, 0.1 mm हो, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, किसकी रीडिंग बोल रहा है, वर्नियर कांस्टेंट, यानी वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट किसे कहते हैं बच्चे, वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो सबसे कहने का मतलब है हमें लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो बताइएगा, MST लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये बताइए। लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑलवेज इक्वल टू द मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या कर देना, माइनस कर देना। वो क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर स्केल का। अब सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो हमको ये दे रखा है सिंस n MSD किसको कोइंसाइड कर रहा है, n+1 VSD कर रहा है, ये हमें तो गिवन है, वहां से पता है। तो बच्चे 1 VSD कितना हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन जो है मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, n/n+1 MSD हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये VSD की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, 1 में पुट कर देता हूं। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करने पर बच्चे क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, MSD माइनस n/n+1 MSD। MSD कॉमन आ सकता है यहाँ से, ये 1 माइनस n/n+1 इंटू MSD। इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n+1 माइनस n/n+1 इंटू MSD। n से n कट गया तो ये बच गया बच्चे 1/n+1 इंटू MSD। लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कितना हो गया बच्चे, 1/n+1 इंटू MSD। MSD की वैल्यू कितनी है बच्चे, MSD की वैल्यू देखिए 0.1 mm, ये चेंज किया है इसने, है ना। तो MSD की वैल्यू कितनी है, 0.1 mm। इसको यदि मुझे सेंटीमीटर में लिखना हो तो सेंटीमीटर में पूछा ना अपने से, तो 0.1 mm जो है इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1/10। सेंटीमीटर क्या होता है, इस mm से 10 टाइम्स बड़ा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना, mm यानी 10⁻³ आप वैसे भी कर सकते हो, mm यानी 10⁻³ आपको -2 चाहिए, -2 चाहिए तो एक
10⁻⁻1 यहाँ और मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, यानी MSD की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन सेंटीमीटर में n+1। आपसे ये तो यहाँ दे नहीं रखा, आंसर तो वही है, तो इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज है नीचे 100 या 10 दे रखा है, तो क्या मैं 0.01 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ और सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n+1। तो ये रहा मेरा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी क्या है, करेक्ट आंसर बी क्या है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर है। ये नीट 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर क्या करके आओगे यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना नीट के अंदर वही बच्चा सफल होता है जो PYQs को सीरियस होकर करता है। बच्चे आपने यदि किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, आपको उस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो डायरेक्ट लैंग्वेज में है। बताइए द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सबसे पहले आप उसको समझिए। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, देखो बेटे आपने देखा होगा एंगल क्या होता है। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में मैं यदि यहां से यहां जाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एंगल कवर करना पड़ेगा। जैसे एक पंखा है, पंखा एक जगह से घूम के ऐसे रोटेट करता है ना, तो रोटेट करता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। कौन सा डिस्प्लेस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अपनी जगह पर लगातार घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, तो ऐसी मोशन कैसी होती है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल जा रहा है तो उसे क्या करना पड़ रहा है, रोटेट होना पड़ रहा है, यानी कुछ एंगल कवर करना पड़ रहा है। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है यदि आपसे पूछा जाए तो हमने क्या पढ़ी थी, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये तो हो गया एंगल। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बच्चे क्या होता है, यदि मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जैसे पंखे की तरह घूमने वाला आइटम नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर है यानी एक तरबूज समझ लीजिए आप, और इस तरबूज को आपने ऐसे काट दिया तो यहां पर क्या बन गया, एक कोने से इस तरह से बाहर निकाल सकते हो, कोन टाइप में निकलेगा ना। तो कोन, जैसे आप बर्थडे पर आप सर के ऊपर एक कैप रखते हो तो कैप का अंदर का जो एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल क्या कहलाता है बच्चे, ये सॉलिड एंगल कहलाता है। और इस सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यानी ये एरिया, ये सरफेस एरिया, जो पूरा का पूरा जो सरफेस बाहर से कवर होता है वो वाला एरिया, सरफेस एरिया अपॉन ये इसकी रेडियस है तो ये रेडियस आ जाएगी, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया पूरे एक स्फीयर का सरफेस एरिया आपने बच्चे क्या पढ़ा था, 4πr², और नीचे क्या है r, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका नीचे r² हो जाएगा, ds/r², नीचे r² से r²। तो जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है बच्चे, 4π। जबकि एंगल कितना होता है, एंगल मैक्सिमम कितना होता है, ऐसे घूम के आते हो तो 2π। एक चीज ये भी ध्यान रखना, 2π किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में, और 4π किस में मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन में, STRAD, स्टेरेडियन में, ठीक है। तो यहां हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन न तो एंगल की होती है न सॉलिड एंगल की होती है। बताइए ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती है। आप सभी जानते हैं स्ट्रेन और एंगल दोनों की कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती है। इसमें पहला ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या बी, स्ट्रेस तो डायमेंशनल इक्वेशन होती है जो प्रेशर की होती है, एंगल की तो नहीं होती है, स्ट्रेन की नहीं होती है, आर्क की होती है। आर्क क्या होता है, आर्क में क्या आएगा, मीटर भी आएगा और रेडियन भी आएगा, दोनों चीजें आती है, ठीक है। पर इसमें मीटर आएगा यानी l⁴ आर्क की क्या होती है, l⁴। एंगुलर स्पीड की भी होती है, क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। एंगल की तो कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती, पर टाइम की होती है t⁻⁻⁴।
स्ट्रेस स्ट्रेस की होती है m1 l-1 t-2। तो कहने का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, पहले से देखने से ही पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीट 2024 का एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसके यूज पर पूछा गया ये क्वेश्चन है। आइए बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमें इसको सोल्व करने से क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए देखो, सबसे पहले आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है बच्चे, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। कह रहा है एक पार्टिकल है उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, जो देखने से ही पता चल रहा है टी जो टाइम है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। ये टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो रहा है, लगातार वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टाइम में चेंज आएगा तो फोर्स में भी चेंज आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली आप देख रहे होंगे एक पैराबोलिक पाथ अपने को मिलने वाला है। द फैक्टर्स व्हिच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा और बीटा क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से ए बी सी डी जो फैक्टर्स हैं इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस है, यानी कौन से की डायमेंशनल इक्वेशन नहीं बनने वाली है। आइए बच्चे सबसे पहले हम अल्फा बीटा की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल ले, तो मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि आसान नहीं होगा। पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चे क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपस में ऐड हो रही है उनकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है। ये बात सभी जानते हैं। तो फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है बच्चे, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन है m1 l1 t रेस्ट पावर माइनस, ये सभी जानते हैं आप। अल्फा की मालूम नहीं है, t टू पावर 2। ये जो स्टेप है ये इसके इक्वल होगा। तो अल्फा की डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे, m1 l1 t रेस्ट पावर, ये नीचे जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4। ये इक्वेशन बताइए। सिमिलरली बताइए m1 l1 t रेस्ट पावर माइनस 2 फोर्स की किसके, बीटा टी के भी इक्वल होगी। तो बीटा टी, इस टी को नीचे ले जाओ तो बच्चे क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू जाएगा m1 l1 t रेस्ट पावर माइनस 3। ये नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा तो ये t रेस्ट पावर माइनस 3। बताइए बच्चे बीटा टी, पहला ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, बीटा टी अपॉन अल्फा। बीटा कितना है m1 l1 t माइनस 3 t अपॉन अल्फा कितना है m1 l1 t माइनस 4। क्या ये मैच कर सकते हैं कभी भी, ये टी रेस्ट पावर प्लस 1 है, ये माइनस 2 बन जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन अल्फा टी अपॉन बीटा m1 l1 t, अल्फा कितना है -4, साथ में t अपॉन बीटा कितना है m1 l1 t रेस्ट पावर -3। ये हो सकता है बच्चे, t -4 है, t +1 है, यानी ये माइनस क्या हो गया 3। ये मेरा करेक्ट आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी बी क्या है बच्चे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। बताइए बच्चे, कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल, एक बॉल जैसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका डायामीटर हम मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है वो मेरे को दे रखी है बच्चे। आपसे पूछा है कि द मीन डायामीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। पहली बात तो बच्चे ये बताइए कि इनमें आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी मिल रही है। देखो सबसे पहले इनकी वैल्यूज हम देखते हैं। वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी आ रही है, d1 इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर, d2 बच्चे कितनी आ रही है 3.32 सेंटीमीटर, d3 कितनी है 3.34 सेंटीमीटर, और d4 कितनी है बच्चे 3.33 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त d5 कितनी दे रखी है 3.32 सेंटीमीटर। यानी मैंने एक स्पेरिकल बॉब लिया और इसका डायमीटर मेजर किया किसकी हेल्प से, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, और 5 टाइम्स मेजर किया। मेरे पास 5 रीडिंग आई डिफरेंट डिफरेंट, और पांचों रीडिंग्स से मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिली। थोड़ा थोड़ा उसके अंदर
हो सकता है किसी में एरर आई होगी, किसी में ज़्यादा आई होगी, किसी में कम आई होगी। मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, यानी इसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसका मीन मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, और मीन निकाल के उसमें एक कंडीशन डाल रहा है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताइए सभी के सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ रहे हैं? सबके 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसका मीन निकालना है। सबको ऐड कर दूं मैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 अपॉन 5। ठीक है बच्चे, सबको ऐड करते जाओ। D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू, D3 की वैल्यू, D5 की वैल्यू, सबको आपस में ऐड कर दो और नीचे 5 से डिवाइड कर दो। मुझे नहीं लगता कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो, करो, फुर्ती से करो, अभी इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चा आपने ऐड कर लिया होगा, कितना आया ऐड करके बताऊं? मुझे नहीं लगता कि आपने ऐड नहीं किया हो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 2 3 5 5 5 14 1। अब 16.64 अपॉन 5, इससे इसमें डिवाइड करो। 5 3 जा 15, 5 फिर 3 जा, फिर 1 4 2, फिर 8। अब बताइए बच्चे, ये आया मेरे पास डी मीन, किसमें है? सेंटीमीटर में। क्या मेरा ये आंसर करेक्ट है? नहीं। ये किसमें पूछ रहा है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे? जो 3 थे। तो बताइए इसको 3 कैसे बनाए? यानी 8 को यहां से मेरे को क्या करना है? हटाना है, इसको राउंडिंग ऑफ करनी है। राउंडिंग ऑफ करनी है तो 8 को हटाएंगे, 5 से ज्यादा होते क्या होता है? पहले वाले डिजिट में 1 ऐड किया जाता है। इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा? 3.33 सेंटीमीटर। ये रहा प्यारे बच्चों आंसर। कौन सा आ जाएगा बताइए? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। कहने का मतलब है ऐसी कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशनल इक्वेशन में हमें मास का रेसिप्रोकल मिलने वाला है, यानी m इनवर्स मिलने वाला है। बाकी तो मिलेंगे, लेंथ भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, पर मास का रेसिप्रोकल कौन से वाले में मिलना है उसको हमें चेक करना है। तो बच्चों बताइए, आंसर एकदम आसान सा होगा मुझे नहीं लगता, पर यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल ये है कि आपको सभी की डायमेंशनल इक्वेशन आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले पहले वाले को चेक करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। बच्चे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। पहली बात तो वेलोसिटी में मास नहीं आता है, रेडियस में मास नहीं आता है, एक सिंगल मास यानी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशनल इक्वेशन m⁻1 होती है बच्चे। तो ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Ka dt अपॉन dx विच इज इक्वल टू हीट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट इज इक्वल टू होता है थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब यहाँ से बच्चे अपने को के चाहिए, तो के का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी यानी m1L2T-2 अपॉन एरिया L2, dt को नीचे ले जाओ केल्विन, और dx क्या हो जाएगा? ऊपर यानी L1। बताइए बच्चे, ये भी किसके प्रोपोर्शनल है? m⁻1 के। तो इसको भी आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क एनर्जी के इक्वल होता है, आप सभी जानते हैं। तो m1L2T-2, इसमें भी m⁻1 है, यानी इसमें भी +1 आ रहा है, अपने को -1 चाहिए रेसिप्रोकल पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बच्चे? फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। बताइए बच्चे,
फोर्स क्या होगा m1 l1 t माइनस 2, रेडियस l2 और मास m2। यहां से देखने से साफ साफ पता चल रहा है ये रेसिप्रोकल किसका होगा, मास का, यानी नीचे आएगा मास टू पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m टू पावर माइनस 1। ये क्या है आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी बच्चे, उसके अंदर मुझे m इनवर्स मिलने वाला है। तो आपसे ये नीट 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बच्चे नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आपको ज्यादा इसमें सोचा विचारी की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे थे, एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। यानी वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आ रहे, कभी 220 वोल्ट, कभी 225 वोल्ट, कभी 200 वोल्ट, तो ये वोल्टेज में भी चेंज आ रहा है और साथ ही साथ टेम्परेचर की वजह से भी उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो बताइए ऐसा किसकी वजह से होता है, कौन सी एरर जो होती है उसके अंदर ऐसा होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसी एरर कौन सी होती है बच्चे, रैंडम एरर। पर्सनल एरर तो व्यक्ति खुद क्या करता है, मेजरमेंट में मिस्टेक कर देता है तो वो पर्सनल आ जाती है। इंस्ट्रूमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर ही होती है ऑलरेडी, उसको आप ठीक कर ही नहीं सकते, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। लिस्ट काउंट यानी जीरो एरर होती है, यानी उसका जीरो पर नहीं हो यानी कुछ वैल्यू ऑलरेडी आपको बताए तो वो लिस्ट काउंट एरर होती है। तो कहने का मतलब है ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट से बता सकते हो, यानी जो रैंडम एरर है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेटल है और उस मेटल का मास आपको दे रखा है और रेडियस भी उसका दे रखा है। मेटल वायर है मेरे पास, मेटल वायर ऐसे समझ लो आप जैसे हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, कॉपर का जो वायर है उसकी आपको रेडियस दे रखी है और उसका मास दे रखा है, आपसे उसके लेंथ भी दे रखी है। आपसे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन दी डेंसिटी, मास डेंसिटी। सबसे पहले प्यारे बच्चे ये बताइए मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मास डेंसिटी इसको हम रो नीचे एम यूज करना चाहो तो कर लो, रो एम क्या हो जाएगा बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक वायर जो है वो वायर एक क्या कैसे शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच की बजाय हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेना, पाई आर स्क्वायर एल। अब डायमेंशनल इक्वेशन तो जरूरत नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। बताइए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से डेल रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम। मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है अपने को, तो मैक्सिमम में ध्यान रखना चाहे वो डिवाइड हो रही हो चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो, सबको परसेंटेज जो रिलेटिव एरर है उसको सबको आपस में जोड़ते जाओ। आर स्क्वायर उसकी पावर 2 आगे आ जाएगी, डेल आर अपॉन आर, डेल एल अपॉन एल, एल की कोई पावर नहीं है, एक ही, ये जाएगी मेरी रिलेटिव एरर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। आइए बच्चे इनकी सबकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर मुझे डेल एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.002 ग्राम। एम की वैल्यू कितनी है, एम की रियल वैल्यू 0.4 ग्राम। ऐसे ही बच्चे बताइए मेरे पास डेल एल डेल आर, आर रेडियस दे रखा है 0.001, किसमें दे रखा है, एमएम में। ध्यान रखिएगा इनको सबको हमें कन्वर्ट भी करना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो कन्वर्ट भी नहीं करना आपको, तो डायरेक्ट पुट कर लो। ऐसे ही आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, आर की वैल्यू दे रखी है 0.3 mm। ऐसे ही डेल एल, लेंथ में कितना चेंज दे रखा है, लेंथ में एब्सोल्यूट एरर दे रखी है 0. मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02 सेंटीमीटर। ऐसे ही लेंथ कितनी है, रियल लेंथ कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में लाने के लिए एग्जामिनर ने इसको कन्वर्ट कर दिया, एक को ग्राम में दे दिया, एक को मिलीमीटर में दे दिया, एक को सेंटीमीटर में दे दिया। आप ध्यान रखना जब रिलेटिव एरर की बात करता है तो ऊपर वाली डायमेंशन से नीचे वाली डायमेंशन कट हो जाएगी, आपको उसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर यदि आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ अपना 1 मिनट का समय जो है गंवा दोगे, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करोगे फिर वहाँ पुट करोगे, कैलकुलेशंस बढ़ेगी। देखिए बेटे फॉर्मूला लगाए, डेल रो अपॉन रो क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम कितना है, डेल एम अपॉन एम 0.002 एम, एम कितना है 0.4 प्लस डेल आर कितना 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 0.001
अपॉन आर कितना है 0.3, डेल एल कितना दे रखा है बच्चे 0.02 अपॉन 5, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, एमएम से एमएम गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले तो पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटा के पहले कितना आ जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, 20 बोल दें इसको एक तरह से, ठीक है। अब 20 बोल देंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 -4, तो ये हो जाएगा 0.-3 बचेगा 0.005, ठीक है ना, 0.005 प्लस 2 इंटू ये कितना बचेगा, ये आप कह सकते हो, एक तरीका तो मेरे पास क्या है कि आप पूरे का एलसीएम ले लो, है ना, और पॉइंट पॉइंट सब हटा दो, पॉइंट पॉइंट सब हटा दें क्या। चलो आपको और आसान तरीका सिखाता हूँ, आसान तरीका सिखाता हूँ इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। प्लस माइनस डेसिमल हटाओ, 2 इंटू 10⁻³ पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने प्लस में चले जाते हैं नीचे, 4 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻² अपॉन 5, ठीक है। यहां से -3 कर दो, -3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी -3, हाँ ये इसको इसमें ये ऊपर चला जाएगा, ये -2 बन जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 2/4, 2/4 को मैं डायरेक्ट सोल्व कर लूँ, 2/4 को मैं 1/2 बोल दूं इंटू 10⁻⁻2, 2/3 इंटू 10⁻⁻2, 2/5 इंटू 10⁻², 10⁻² को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा बच्चे 1/2, 2/3, 2/5, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30, तो प्लस माइनस 10⁻² नीचे मैंने 30 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 15 प्लस 20 प्लस 12, इसको सोल्व कर लीजिए, ये सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो बच्चे क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आया डेल रो अपॉन रो इज इक्वल टू प्लस माइनस 10⁻² इंटू 15, 35, 35, 37, 37, 47, 47 अपॉन 30, इसको और सोल्व कर लीजिए, और यदि परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 47/30 यानी ये हो गया 1 पॉइंट, और ये हो जाएगा 170, 5, ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 300, फिर 300 बचेगा, 5 समथिंग कुछ आएगा, है ना, ये आ जाएगा 31 टाइम्स 70 to 170, ये आ जाएगा 30, 50, 20, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चे ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻2, ये है प्लस माइनस में। मुझे क्या पूछा गया है बच्चे, मुझे यानी आपसे पूछा गया है 100%, यानी परसेंटेज एरर कितनी होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1.56 इंटू 10⁻² इंटू 100, इससे ये कट गया, ये 1 पॉइंट क्या आ गया 56, पर क्या आंसर में ये 1.56 दे रखा है, क्यों, क्योंकि हमें इसको और राउंडिंग ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, राउंडिंग ऑफ का भी विशेषकर आपको ध्यान रखना है, तो ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1.6%, ठीक है 1.6%, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर, प्रेशर यानी क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है m1 L-1 T-2,
बताइए ऐसी ही डायमेंशनल इक्वेशन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है? डायरेक्ट है, आपको अंगुलियों पर ये याद होनी चाहिए। कौन सी होगी बताइए? प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन m1 L-1 T-2 फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बताइए बच्चे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशनल इक्वेशन प्रेशर के इक्वल है? पहली बात तो आपको ये बताऊं कि आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यदि नहीं है तो ऐसे केस में आपको सबकी डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी आपको आनी चाहिए। बच्चे बताइए विस्कोसिटी का फॉर्मूला, विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं? ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ईटा जो है डायमेंशन विस्कोसिटी क्या होगी? फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन अपॉन एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन और वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन और एक्स की डायमेंशनल इक्वेशन। बताइए m1 L1 T-2 L1 अपॉन एरिया L2 वेलोसिटी L1 T-1। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा? ये L1 से L1 कट गया, L1 एक L1 कट गया, T-1 T-1 कट गया, एक -1 बच गया, L ऊपर चला जाएगा तो m1 L-1 T-1। क्या प्रेशर की यही डायमेंशनल इक्वेशन है? पहला ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला सही नहीं है, हमारे को तो चाहिए प्रेशर वाली। तो सेकंड फोर्स, फोर्स तो आप सभी जानते हैं m1 L1 T-2, ये भी इससे मैच नहीं कर रही है तो ये भी सही नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम भी आप सभी जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m1 L1 T-1, ये भी सही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे भी आप ध्यान रखना, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस स्ट्रेन की कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती है। जो स्ट्रेस की डायमेंशनल इक्वेशन है वही प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन होती है। तो आप डायरेक्ट भी इनको याद भी रख सकते हो, कौन कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशनल इक्वेशन सिमिलर होती है, तो इस तरह से आप उसको भी जान सकते हो। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछ रहा है बताइए? पढ़िए और इसको सोल्व कीजिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, मैं आपके सामने भी मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो बच्चे, कह रहा है कि एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, इसमें आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज एरर निकालनी है। और इसकी जो परसेंटेज एरर है उसके लिए फॉर्मूला आपको दे रखा है, यानी 4πL/T²। बताइए बेटे इसका पहले तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल G/G क्या हो जाएगा? डेल L/L प्लस नीचे पावर 2 है, T⁴ तो ये आगे आ जाएगा डेल T/T। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? ये तो आगे मेरे रिलेटिव एरर, पहले ये फाइंड आउट कर लूँ फिर मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ। तो मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए? डेल L की वैल्यू चाहिए, डेल T की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, T की वैल्यू। यहाँ गिवन क्या क्या है बच्चे? गिवन दैट, गिवन क्या है? डेल L। L में L कितनी वैल्यू दे रखी है? L = 10 ± 0.1 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो यूनिट है उससे मतलब नहीं है, रिलेटिव की बात होती है तो वहां रिलेटिव में आप यूनिट लिखो नहीं लिखो, यानी रिलेटिव आपस में कट जाएंगी, एरर भी कट जाएंगी, आप उसमें तो लिखना पड़ेगा। यहाँ आपस में कट जाएंगी तो आपको उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। CGS, MKS, FPS किसी में भी दे आपको कोई दिक्कत नहीं है। डेल L की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर। L की वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही डेल T की वैल्यू कितनी दे रखी है? टाइम में एरर कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। और T रियल वैल्यू कितनी है? 100 सेकेंड। बताइए बच्चे यहाँ पर पुट करते जाइए। डेल L की वैल्यू कितनी है? 0.1, L कितना है? 10, 2 इंटू टाइम कितना? 1/100। इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या बन गया? इसको मैं और 10 से डिवाइड कर दूं, क्या बन जाएगा बच्चे? 0.01। यहाँ सेंटीमीटर कुछ नहीं आएगा, सारा आपस में कट गया, रिलेटिव है। ये क्या 2/100 को क्या लिख सकता हूँ? 0.02 लिख सकता हूँ। ये कितना आ जाएगा? 0.03। किसमें आएगा? ये मेरे पास आया रिलेटिव। अब मुझसे पूछा गया है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से। ये मेरे पास प्यारे बच्चों कितना परसेंटेज आएगा? 3%। इसमें क्या होगा?
परसेंटेज एरर किसमें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर। तो ये इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो पढ़िए बेटे और सोल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बता सकते हो बेटे, सोल्व कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप मेरे को आंसर बताइए फुर्ती से, क्या आएगा। द डायमेंशंस m1 l1 t⁻², a⁻², ये किससे बिलोंग करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। देखो बच्चे, एक एक को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। आप जान सकते हो कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। इस यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक से ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, आप कहने का मतलब आपको इसकी डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। यदि आपने इसको अच्छे से बेसिक रूप से आपको प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैंने इसके लिए वीडियो सेपरेटली बना रखा है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ये आप यहाँ पर आइए तो आपको और अच्छा लगेगा। आइए बच्चों, एक एक को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड बी। और ये निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, इस पर भी बेस्ड एक फॉर्मूला और है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चे Fm इक्वल टू QVB। यहां जो B है वो क्या हो जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी, चार्ज इनटू वेलोसिटी। आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको निकालते हैं, फिर फ्लक्स निकाल लेंगे। देखिए, B की डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फोर्स की m1 l1 t⁻²। चार्ज 80 होता है, डायरेक्ट याद कर सकते हो। वेलोसिटी l t⁻⁻1, ये सारी चीजें आपको याद है, इसको आप ऊपर ले जाइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, m नीचे नहीं है, यानी ऊपर m एक ही आने वाला है। l नीचे है क्या, l⁻1, l⁻1 कट गया, l⁻ क्या आ गया, 0। नीचे t है क्या, t-1, t+1, ये आपस में कट गया, t वैसा का वैसा रह जाएगा -2। a ऊपर चला जाएगा, a1 माइनस का। बताइए बच्चे, हमसे डायमेंशनल इक्वेशन इसके सिमिलर पूछ रहा है, हमने क्या निकाला है, हमने m1 l0 t-2 a-1। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, φb। ये फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से, यानी L2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये m1 l2 t-2 a-1। क्या यही है क्या, नहीं, m1 l1 है, तो इसका मतलब ये सही आंसर नहीं है। चलो तो नेक्स्ट को फाइंड आउट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बच्चे क्या होता है, फाई इक्वल टू एल आई। एल जो है ना यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और एल की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, जो फाई बी की होगी उसमें आई का भाग, आई का जो डायमेंशनल इक्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। बच्चे फाई बी की वैल्यू कितनी थी, m1 l2 t-2 a-1 अपॉन आई की क्या हो जाएगी, a1। a1 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a-2। तो क्या ये a-2 की बात करना चाह रहा है, क्या हमसे ये a-2 की बात करना चाह रहा है, a-2 नहीं a+2 है, कहने का मतलब ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बच्चे क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम बोलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, और म्यू का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, एक वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, यदि आपसे पूछे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन पूछे तो क्या लिखोगे बेटे, देखो म्यू नॉट की जो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल इक्वेशन इनटू डिस्टेंस की और इनटू डिवाइडेड बाय करंट की। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या थी, m1 l0 t-2
ए माइनस वन, ठीक है। रेडियस क्या है L1, तो यहाँ मैं L1 लगा दूं, एम्पियर नीचे से आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। चलो तो बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी देखो आपको फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला मालूम है कूलम्ब्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चे ये क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, नीचे फोर्स आ जाएगा, ऊपर चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, नीचे फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए बेटे चार्ज ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा m1 L1 t-2, यहाँ L2 और आ गया तो ये क्या बन गया L3 बन गया, ठीक है। अब इसको देखो आप ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, क्या ऐसा ही बनेगा क्या, ये क्या इसी प्रकार बन सकता है ये, हाँ 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 हाँ, चार्ज का हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ ये नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, तो m1 L1 t-2, और ये L2, L2 इससे जुड़ जाएगा M3, ये भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर जो करेक्शन है m1, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी, m1 L1 t-2 a-2 इस तरह से ये है, इसलिए हमारा जो आंसर सही नहीं आ रहा था। ये है, मैंने दोबारा चेक किया है इसको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया था उसमें यहाँ t-2 a-2 था, मैंने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसका जो आंसर है यानी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, अभी हमने पहले डिस्कस भी किया था जब एंगल की बात कर रहे थे, प्लेन एंगल क्या होता है सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जो यूनिट्स है वो तो होती है प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो इसकी कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती है, यानी ये यूनिट्स रखता है पर डायमेंशनल इक्वेशन नहीं रखता, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट बेस है, ये तो सब आप इसे अच्छे से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया आपसे मीटर स्क्वायर में पूछना चाह रहा है, यदि आपको लेंथ दे रखी हो और आपको ब्रीथ दे रखी हो तो दोनों को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई। ये तो एक छोटा से छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता है, 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, पर आपके लिए इसमें यूनिक चीज क्या है, आपसे नीट क्या पूछना चाह रही है, नीट वाले ये पूछना चाह रहे हैं कि बेटे यहाँ पर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में बताइए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और वहां पर लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो ए की लिस्ट काउंट लेनी है कि बी की, ध्यान रखिएगा लिस्ट काउंट उसकी लेनी है जिसकी लिस्ट हो, सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होना है उसको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर बताइए लेंथ और ब्रीथ दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, बताइए कौन सी लेनी है अपने को, मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें हमें 2 लेनी है या 3 लेनी है सिग्निफिकेंट डिजिट, हमें 2 लेनी है, ध्यान रखना लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमें इंक्लूड करना है प्रोडक्ट के लिए। तो आइए बच्चे इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, एल कितना दे रखा है 55.3 इंटू 25, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से कीजिए जिससे आपको आसान हो जाए। 15, 26, मैं पॉइंट हटा देता हूँ एक बार, बिना पॉइंट के करना चाह रहा हूँ मैंने, बाकी वहाँ से कंसिडर कर लूँगा। 25, 26, 2, 25, 25, 27 इंटू 6, 0 और 11, ये हो जाएगा 5, 2, 8, 3, 1, सही है ना, ठीक है। पॉइंट कितने 0.2, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर रखना है, यानी मेरे पास आंसर क्या आया है
138.25, 138.25, सॉरी 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 सॉरी, 2 डिजिट्स में है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक कर दिया भैया डेसिमल में। ये 1 डेसिमल तक है, 2 तक नहीं है, 1 तक है, तभी मैं सोच रहा क्या मिस्टेक हो गया। यहाँ 0.3 तो है आगे, केवल 1 ही है, तो 10⁻³ बोल सकते हो आप, तो यहाँ केवल 1 तक आएगी। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चे 1382, यानी 1382.5 मीटर स्क्वायर। क्या ये इसका राइट आंसर है? नहीं। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 2। 2 के अंदर मुझे रखना है। बताइए 2 कैसे बना सकता हूँ इसको मैं? 2 बनाने के लिए मुझे मालूम है सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है उसके जो डेफिनेशन है उसमें हमने क्या मालूम है, इसको 10⁻² में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 13.825 इंटू 10⁻² कितना कर दूं मैं इसको? 2। क्या मेरा सही बन जाएगा ये? यही सेम टू सेम बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लेके आना है, यानी इसका राउंडिंग ऑफ करते जाना है। राउंडिंग ऑफ करते जाएंगे तो यहाँ क्या इसमें कोई चेंज आने वाला है? 8 से 3 में इसके अंदर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 जो है 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 14 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे? इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेटे बताइए कि द E and G denotes the energy and gravitational constant। बताइए दोनों की जो रेशियो है उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? यानी E जो है, E बेटे रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, G रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। एनर्जी की डायमेंशनल इक्वेशन आपको मालूम है m1L2T-2, ये तो आपको अच्छे से याद ही होगी। G की डायमेंशनल इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले किया था। G की क्या होती है, देखो आप नहीं याद है तो आप फॉर्मूला निकाल लिया करो, G m² यानी m1 m2 अपॉन r²। G की क्या हो जाएगी, फोर्स, यानी m1L1T-2, और ये r² है तो यहाँ चला जाएगा तो ये r⁴ अपॉन m2⁴, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m2⁻⁻1 L2⁴ T2⁻⁻2, -2 कट गया, L2⁴ बच गया 1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m2⁴2 L2⁻⁻1, m2⁴2 L2⁻⁻1 T⁻�0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कर सकते हो इस तरह से, बहुत ही आसान से आप आसानी से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या पूछना चाह रहा है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड इन टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है आपको, मेन स्केल रीडिंग दे रखी है कितना, 0 mm। किसकी? स्क्रू गेज। सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है बच्चे, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स। पहली बात तो आप ये बताइए कि सर्कुलर जो स्केल है वो टोटल कितने रख रखा है, वो भी देखो आपको यहाँ दे रखा है, यानी 1 mm जो पिच है, पिच कितना दे रखा है बच्चे, यहाँ पर पिच दे रखा 1 mm, डिवीजन कितने हैं 100। तो इसका लिस्ट काउंट कितना बोलूंगा मैं, बताइए लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन डिवीजन। पिच कितना है 1 mm, डिवीजन कितना है 100, 0.01 mm, ये इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। बताइए बच्चे द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज, किसमें, सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपका ये आंसर गलत आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, या तो टोटली पहले रीडिंग ले लेते हैं, चलो mm में, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ डाया 0 प्लस 0 तो मेन स्केल रीडिंग है, प्लस अब जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कितनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चे, CSR डिविजन्स इनटू लिस्ट काउंट। CSR डिवीजन कितनी है 52 इनटू 0.01, 0.01, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा बच्चे 0.52 mm।
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप, 10⁻³ बोलते हैं इसको, या यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो 0.52 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ऐसे बोल सकते हैं। 10⁻⁻1 इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 0.052, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन कौन सा है बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े बच्चे, आगे देखो बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इसको करेंगे देखिए, आप पहले देखिए और इसको रीड कीजिए और आंसर बताइए फटाफट क्या आता है इसका आंसर। देखो बच्चे, कह रहा है इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है बच्चे, एम एल टी ए सी डी मोल, है ना, ये सारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। तो 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हमने स्टार्टिंग में माना था, परंतु ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आप इन 7 को न मानकर आप किसको मान रहे हो, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, जबकि ये डिराइव्ड है, दो तो डिराइव्ड है, एक टाइम जो है वो फंडामेंटल है। यदि हम इन्हें मान ले तो किसकी डायमेंशनल इक्वेशन, तो एनर्जी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, यानी इनकी टर्म्स में आपको बताना है। तो बच्चे इसको समझाने का मैंने आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो एनर्जी, एनर्जी वर्क एक ही बात है, तो एनर्जी की डायमेंशनल इक्वेशन होती है वर्क के इक्वल, और वर्क क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको एनर्जी को ऐसे डायमेंशनल इक्वेशन लिखूं तो ये क्या बन जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन और टाइम। क्या आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपने एक यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन है तो उस टाइम पर आपने इक्वेशंस पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसमें आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यानी इसकी डायमेंशनल इक्वेशन इसके इक्वल, इसकी भी डायमेंशनल इक्वेशन इसके इक्वल। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो d है वो किसके इक्वल होगा, अपने को तो एक्सेलरेशन और टाइम में चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए कैपिटल लिया तो यहाँ ए कैपिटल t2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी डी की जगह बच्चे क्या लिख सकता हूं मैं, एफ, डी की जगह आ गया a⁴ t2 बताओ कितना आसान तरीका है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, F1 A1 t2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका, यदि आपको ये नहीं आता है, ऐसा जुगाड़ नहीं बैठ पाता है, तो इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है बच्चे, आपको ये बताया गया है कि डायमेंशनल इक्वेशन से हम कोई भी फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये मालूम है कि एनर्जी जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल भी है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल भी है और टाइम के प्रोपोर्शनल भी है, पर मुझे पावर मालूम नहीं है। तो यहाँ पर LHS में क्या है, m1 L2 T-2, ये तो मुझे मालूम है, पर RHS में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का बारे में ये कुछ नहीं बताता है। फोर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है, m1 L1 T-2, इसकी पावर कितनी है a, ये क्या है एक्सेलरेशन L T⁻², इसकी पावर कितनी है b, टाइम क्या है t, इसके पावर c। कंपैरिजन करते जाओ m⁻1, यानी 1 का कंपैरिजन m⁻ क्या है a, m इधर नहीं है, मींस a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे a, ठीक है। चलो L⁻2, 2 इधर है, यहाँ L की पावर कितना है a, यहाँ L की पावर कितना है b, ये सारे जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ L नहीं है, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से b कितना आ गया बच्चे, a की जगह 1 रखूंगा, a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। चलो बेटे c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, t⁻², किसके इधर -2a, यहाँ -2b, यहाँ +c, सबको बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी, यहाँ a और b की वैल्यू एक एक रखते जाओ तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2 प्लस c, -2 से -2 कट गया, c इज इक्वल टू 2। बताइए यही आंसर है ना, a1 b1 और c कितना है 2, तो ये मेरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। आपको ये आता है, ये तो आना ही आना चाहिए, ये तो सबको आना चाहिए, परंतु ये आसान है, इस आसान तरीके से भी आप इसको, शॉर्ट तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं।
इस तरह से इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। इसी प्रकार मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। PYQs पे विशेषकर मेरा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि आपको नीट में सिलेक्शन लेना है। तो बच्चे PYQs को अच्छे से कर लीजिए। पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है उनको आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम हो जाती है। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आओ क्योंकि सारे तरीके आपको मालूम हो चुके हैं। तो देखिए बेटे, यहाँ क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, एक स्क्रू गेज है, उसका लिस्ट काउंट आपको दे रखा है और उस लिस्ट काउंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज 0.01 mm। कह रहा है डिविजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी टोटल डिवीजन ही दे रखे हैं बेटे, नंबर ऑफ डिवीजन है, टोटल डिवीजन दे रखे हैं 50। कह रहा है इन इट्स सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये तो बहुत ही आसान सा है, हम सभी जानते हैं क्या होता है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन डिवीजन। ये फॉर्मूला हमने काफी यूज किया है। मुझे क्या मालूम करना है, पिच मालूम करना है। पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, पिच इज इक्वल टू डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो LC इंटू डिवीजन। LC कितना दे रखा है बेटे, लिस्ट काउंट 0.01 mm में है, डिवीजन कितने दे रखे हैं 50, इसको मल्टीप्लाई करो 0.50 क्या mm। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.50 mm, यही है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज के सेशन का आगाज एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ हमने किए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। यूनिट एंड मेजरमेंट से मैंने लगभग क्वेश्चंस को, अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको पसंद आया है, आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपने प्यारे साथियों को भी इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, उनके साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपको मज़ा आया तो उनको भी मज़ा आने दीजिएगा, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। और आपको लिए मैं बहुत ढेर सारा कलेक्शन जो है PYQs के लिए, जितना PYQs है वो सब आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं, जिससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही शानदार हो जाए। रिवीजन के लिए बेटे ये बहुत ही अच्छा है, रिवीजन के लिए विशेषकर है, क्योंकि ये एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का हिस्सा हम नहीं कह सकते, रिवीजन का हिस्सा बहुत अच्छा है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आप आए, आपने इनको पसंद किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।